हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस शानदार सेशन में मैं प्रतीक आचोलिया फिजिक्स वाला की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में हमें जो पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से हम क्या समझते हैं? What do you mean by objectives of business? What are the types of objectives of business? Okay, हम इनको समझेंगे, साथ ही साथ इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनके क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं, इनमें से कौन सा सुपीरियर है, हमें किसको चूज करना चाहिए। चलिए बिना देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के जो खास ऑब्जेक्टिव्स है, किस पर्पस के लिए कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन बिजनेस चालू करता है, उन पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली ये दो पर्पस के होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा है और क्यों है, ये भी समझेंगे। चलिए, फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, एनीथिंग, आप कुछ भी ले लीजिए, इनसे हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म? चलिए इस चीज को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब है किसी बिजनेस को चालू करने का क्या पर्पस है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का आपका क्या पर्पस है। और किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का जो पर्पस होता है वो कई सारे होते हैं, बट मेजर पर्पस जो होते हैं, हम उन मेजर पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली दो मेजर पर्पस होते हैं। जी हाँ, दो मेजर पर्पस होते हैं, और वो दो मेजर पर्पस कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट वन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि भैया कोई भी बिजनेस जनरली आप चालू करते हो तो ये सोचकर स्टार्ट किया जाता है कि उसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा, हमें कितना गुना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जनरली यही सोचकर हर बिजनेस चालू होता है। सेकंड वन आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। वेल्थ का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां मैक्सिमाइजेशन का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू मैक्सिमाइज, टू इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा करना किसी चीज को। भैया हमें यहाँ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है, बहुत इजी है, यहाँ हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है, वहीं यहाँ पर हमें वेल्थ ज्यादा से ज्यादा करनी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? अब वेल्थ से क्या मतलब है? वेल्थ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। वेल्थ से मेरा मतलब है भैया शेयर वैल्यू की इंक्रीमेंट। मतलब भैया जो आपकी शेयर वैल्यू है, मार्केट में आपकी जो शेयर वैल्यू है, या फिर मार्केट में आपकी जो गुडविल है, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होना, इसी को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जानते हैं कि पब्लिक जो है इन दोनों को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करती है, बिल्कुल करती है। जी हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादातर पब्लिक यही सोचकर बिजनेस स्टार्ट करती है कि उन्हें अच्छी अर्निंग होगी, उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, दैट मीन्स उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वहीं वेल्थ के बारे में भी कुछ पब्लिक सोचती है। तो देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा सुपीरियर है, और जो जूनियर है या जो इंफीरियर है वो इंफीरियर क्यों है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, सो द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हम क्या समझते हैं? सी, जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब टू मैक्सिमाइज, यानी टू इंक्रीज प्रॉफिट। सर, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए हम जो पर्पस सोचते हैं वो होता है प्रॉफिट। एक आम आदमी जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता है कि वो प्रॉफिट कमा के लेके आएगा, यही सोचता है ना, उसी की तो बात कर रहे हैं, बहुत ईजी है। सो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को यानी प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इंक्रीज करना है, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है। बट इंक्रीज करने के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं।
कि इंक्रीज करना कैसे है सर, सोचते तो सभी हैं बट करेंगे कैसे। जी हाँ, देखते हैं, एक्शंस दैट इंक्रीजेस फर्म्स प्रॉफिट, वो एक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज जो किसी भी फर्म के प्रॉफिट को क्या करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। हम उन प्रॉफिट्स, उन काम को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे यानी बढ़ाएंगे, उन्हें उत्साहन देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी कीजिए। सेकंड थिंग, वो सारी एक्शंस, दोज एक्शंस जो डिक्रीज करती है किसी भी फर्म का या किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट, क्या करती है सर, डिक्रीज करती है। यहां पर क्या था, इंक्रीज करना। वो सारी एक्टिविटीज जो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करे उन्हें हम बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और वो सारी एक्टिविटीज जो किसी भी बिजनेस का क्या करती है भैया, प्रॉफिट डिक्रीज करती हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे सर। अवॉइड करना है यानी मना करेंगे कि ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, इसकी गारंटीड है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। जहां पर प्रॉफिट होगा वहां रिस्क भी होगी। बहुत सिंपल सी फ्रेज है, बहुत सिंपल फ्रेज है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। जहां पर रिस्क ज्यादा होगी वहां पर रिटर्न ज्यादा होगा। मतलब अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिला है तो वहां पर रिस्क भी तो ज्यादा मिली होगी। तो रिस्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भैया इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम इज दैट, बट द प्रॉब्लम इज स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स रिसोर्स, स्कैर्स का मतलब है कमी होना। रिसोर्सेज हमारे पास कम है सर, लिमिटेड हैं। स्कैर्स का मतलब हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज सर, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज कम है, अब यहां पर रिसोर्सेज से मेन मोटिव हमारा है कैपिटल, पूंजी सर, पैसा। जो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, याद करिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के जो पैसा लगाते हैं हम उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो कैपिटल हर किसी के पास ज्यादा नहीं होती है सर। एक आम आदमी जब बिजनेस चालू करता है तो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा होता है, ठीक है, और उस लिमिटेड पैसे से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, यही हमारा गोल है। और इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैर्स कैपिटल को हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना होगा, बहुत अच्छे से यूज करना होगा। जहां जरूरत है वहीं यूज करेंगे, जहां जरूरत नहीं है उन एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे। सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज में पैसा लगाना है जो हमें क्या देगा, प्रॉफिट देगा। अदरवाइज हमें किसी भी एक्टिविटी में पैसा नहीं लगाना है। जी हां, और इसी के थ्रू हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। सी, कैपिटल शुड बी इफिशिएंटली यूज्ड, कैपिटल को एफिशिएंटली यूज करेंगे। जहां हमारा पैसा डबल होगा या जहां हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा हम वहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि यहां पर हमें ए और बी दो ऑफर मिलते हैं। ए ऑफर मिलता है कि अगर हमने ए प्लान में इन्वेस्ट किया तो हमें 10% का रिटर्न मिलेगा, और बी प्लान में इन्वेस्ट किया तो हमें 8% का रिटर्न मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम किस में लगाएंगे पैसा, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ए प्लान में। ठीक है, ए प्लान में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारी जो कैपिटल है हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दें। मैक्सिमम प्रॉफिट का हमें गोल अचीव करना है, वो प्लान ए में अचीव होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के कुछ तरीके और हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। पहला तरीका, या तो हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दें, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, और ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। इजी है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल और ज्यादा प्रॉफिट। वाइल द सेकंड वन इज, या फिर हम एक काम करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर ले। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भैया पूंजी के ऊपर हमारी लागत लग रही है ना, पूंजी के ऊपर हमें जो ब्याज देना पड़ रहा है या प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को हमें कम करना है। कम लाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही प्रोडक्ट हम बनाएं। ठीक है, या फिर हमने जो कैपिटल में पैसा लोन पर लिया है उस लोन को ऐसी जगह से लें जहां से हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट लगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण की तरह देखते हैं, अगर मान लीजिए कैपिटल, बिजनेस चलाने के लिए हमें 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी और 10 लाख की जो कैपिटल थी सर वो दो सोर्सेस से मिल रही थी।
पहला सोर्स है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। पीएनबी बैंक जो आपको लोन दे रहा था 10 लाख का, वो दे रहा था सर 10% इंटरेस्ट रेट पर, 10% इंटरेस्ट रेट पर दे रहा था सर। वहीं अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो ये आपको 7.5% की इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से दे रहा है। तो आप किसको चूज करोगे? जिसमें आपको ब्याज कम देना है, आप लोन ले रहे हैं, जिसमें आपको ब्याज कम देना है उसी वाले सोर्स को आप चूज करेंगे। एग्जैक्टली यहां हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। जब हमारा खर्चा कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। अगली बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेनिफिट क्या होंगे? बहुत इजी बेनिफिट है। प्रॉफिट एक्ट करता है एज अ यार्ड स्टिक सर। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक मतलब सर एक स्टैंडर्ड का काम करता है, कंपैरिजन करने का काम करेगा, कंपैरिजन करने का। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, फॉर एग्जांपल ए एक कंपनी है, ए एक कंपनी है और 2023 में इसने मान लेते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। कितने का कमाया? 10 लाख का प्रॉफिट कमाया सर, ठीक है, मिनिमम फिगर लेके चलेंगे। और 2024 में लेट से इसने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ। इजी है, बहुत इजी है। हमने कंपेयर किया, हमने क्या किया? कंपेयर किया, 2 ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर किया और पता चला कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, हम कुछ कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हम पिछले से आज जो आए हैं आगे जो बढ़े हैं, तो रियलिटी में हम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो ये कंपेयर करने का काम कौन करेगा? प्रॉफिट करेगा सर। ये जो प्रॉफिट है ना, ये कर रहा है। सो प्रॉफिट हमारे लिए कंपैरिजन का एक सोर्स हो जाता है। सेकंड थिंग जो है, प्रॉफिट हमारे लिए एक फाइनेंशियल डिसीजन का बेसिस भी बनता है कि अगर हमें बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना है, बेसिस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंस को जो मैनेज करने का काम है, यानी पैसे के लेन देन को जो मैनेज करने का काम है सर, वो डिसीजन लेने में भी ये हमें हेल्प करता है। प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मतलब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस अच्छे चल रहे हैं। बट मान लेते हैं कि ये 10 लाख से कितना हो जाता? 9 लाख ही हो जाता, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो पुअर क्वालिटी के हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम प्रॉपर अच्छी तरीके से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें एक आइडिया देता है कि हमें किस टाइप से बिजनेस में डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। क्या प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में भी जानते हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि आप वर्ड तो समझा आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, प्रॉफिट तो कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने पढ़ा होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट करने से पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया बट टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट। तीसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जी हां, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स की लायबिलिटीज देने के बाद का जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। और टोटल प्रॉफिट, ऐसे कई सारे टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं कई प्रकार के प्रॉफिट होते हैं ऐसे, बिल्कुल। तो इनमें से हमें किस प्रॉफिट के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, क्या हमें क्लियर है? नहीं है। दैट इज वाई दिस टर्म इज वेग। ये टर्म एक वेग है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसके बारे में कंफ्यूजन है सर, हमें पता नहीं चल रहा है कि इस टर्म का रियल मीनिंग क्या है, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स आ रहे हैं। ठीक है, पीबीआईटी, पीबीटी, पीएटी, टोटल प्रॉफिट, इनमें से किस प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, इसके बारे में यहां कोई गाइडलाइन नहीं है। फर्स्ट थिंग, ये इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म बनता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग, डज नॉट रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है।
कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, सी, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए कंपनी ने 2023 में 10 लाख रुपए कमाए और उसी कंपनी ने 2024 में 12 लाख रुपए कमाए, यानी 2 लाख ज्यादा कमाए। लेकिन क्या हमने यहां पर कंपैरिजन कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कंपैरिजन रियलिस्टिक है? देखा जाए तो नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो 2 लाख बड़े हैं, क्या ये रियल में 2 लाख हैं? जी नहीं। इस 2 लाख में हमें अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, ठीक है? हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। यहां हमने इन्फ्लेशन तो देखा ही नहीं। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने नहीं देखी। तीसरी चीज रिस्क नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर दिखता तो जो ये 2 लाख रुपए 2023 में होते वो 2024 में कम हो चुके होते। यार बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आज 100 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू अगर आज 100 है, तो आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद उस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं होगी। इसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी, इसी को तो सर हम इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए, नहीं आ रहा समझ में, और इजी लेते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपए में आप जो सब्जी लेके आते हो, आज से 10 साल बाद यही सब्जी अगर आप 100 रुपए में लेके आओगे तो सब्जी कम आएगी, आज सब्जी ज्यादा आएगी। इसीलिए 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है और 100 रुपए की आने वाले कल में वैल्यू कम होगी। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की टाइम वैल्यू की गणना नहीं की गई है, यहां उसे रिकॉग्नाइज या उसका कैलकुलेशन नहीं किया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इसीलिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक क्रिटिसिज्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करने का भी पॉइंट ऐड करते हैं। बात क्लियर है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है, हाईली इग्नोर किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, एक और चीज देखो, यहां पर मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स इन अर्लियर ईयर शुड बी वैल्यूड मोर देन द बेनिफिट रिसीव्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। मींस अगर आज हमें कोई बेनिफिट हुआ है, मान लीजिए आज आपको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो ये जो 100 रुपए हैं ये आने वाले, और अगर आने वाले कल में भी आपको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है? मान लो 2023 में आपको 100 रुपए मिले, 2024 में भी आपको 100 रुपए मिले, क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं, जी नहीं, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 100 रुपए 2023 वाले हमेशा बड़े रहेंगे आने वाले कल के 100 रुपए से। अर्लियर हमेशा बड़ा रहेगा, अर्लियर प्रॉफिट हमेशा बड़ा रहेगा सब्सिक्वेंट ईयर के प्रॉफिट से, बिकॉज सब्सिक्वेंट ईयर में इन्फ्लेशन भी लगेगा और उस 100 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग, तीसरा पॉइंट जो है, सॉरी, तीसरा पॉइंट है इट इग्नोर्स क्वालिटी एस्पेक्ट। सर ये क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, बेनिफिट्स के जो क्वालिटी एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करता है। मतलब सीए क्वांटिटी में खेलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सिर्फ प्रॉफिट दिखना चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है, किसी चीज से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को मान लेते हैं, एक कंपनी है, इस कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 2023 में कितने लाख का प्रॉफिट हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब कंपनी का ओनर क्या देख रहा है कि भैया मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या रियलिटी में प्रॉफिट है? इसको भी देखना पड़ेगा। इस प्रॉफिट के पीछे की कहानी क्या है, क्वालिटी वाइज क्या चल रहा है, क्या एम्प्लॉइज खुश है, क्या कस्टमर खुश है, इसके बारे में कौन पता करेगा? क्वालिटी डिसीजंस के बारे में कौन पता करेगा? तो भैया ये जो है ना, क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, ये इग्नोर करता है क्वालिटी के एस्पेक्ट को। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फिगर देखता है, न्यूमेरिकल फिगर चेक करेगा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, बात खत्म। लेकिन प्रॉफिट के पीछे की रिस्क जो है उसे इग्नोर कर रहा है। प्रॉफिट के पीछे रिस्क लग रही है, उस रिस्क को इग्नोर कर दिया। जी हाँ, क्या ये हमें, अब इस क्वालिटी से क्या मतलब है? देखो, इस क्वालिटी से मतलब है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि क्या ये जो रिटर्न आने वाला है ये सही टाइम पे आ जाएगा। मान लीजिए आज आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये सोचकर कि मैं हर साल 1 लाख रुपए कमाऊंगा या हर महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख से हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो क्या ये सर्टेन है? नहीं, ये सिर्फ आपने एस्टिमेटेड फिगर किया है सर, ये आपने सिर्फ एस्टिमेशन किया है। ये
करेक्ट और एक्यूरेट नहीं है, ना ही ये सर्टेन है। अगर आपको इसे सर्टेन करना है तो भैया आपको जाना पड़ेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सर्टेनिटी की गारंटी नहीं लेता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ यह कहता है कि हमें तो प्रॉफिट चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है, कोई क्वालिटी एक्सपेक्ट का हमें कोई काम नहीं है, हमें किसी भी रिस्क फैक्टर से मतलब नहीं है, हमें एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन यहां ये आ रहा है कि भैया बेसिक बात, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में कहा है कि भैया जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो वेग और एम्बिग्यूअस है सर। एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर टर्म का मतलब समझ नहीं आ रहा है, एज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज टू बेसिक एस्पेक्ट्स। इसमें दो बेसिक एस्पेक्ट्स को यूज नहीं किया है। पहली चीज है रिस्क और दूसरी चीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया है, बिकॉज रिस्क है एक क्वालिटी डिसीजन है, रिस्क को मेजर नहीं किया है। ऑन द अदर एंड सेकंड थिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इन्होंने मेजर नहीं किया है। इन दोनों पॉइंट्स को इन्होंने इग्नोर किया है और इसी इग्नोरेंस की वजह से हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अच्छा क्या ढूंढा जाए, कोई तो ऑप्शन होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक अल्टरनेटिव हमने ढूंढा जिसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, फायदे पढ़े, नुकसान पढ़े। अब उसके अल्टरनेटिव के बारे में पढ़ते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बेनिफिशियल कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब है कि जो आपके शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है ना, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी पब्लिक के पास हैं, तो क्या उनकी वैल्यू बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर हैं। बिल्कुल आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर हैं। अगर मान लीजिए आपके शेयर की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है या फिर आपके शेयर मार्केट में नहीं है, तो उस केस में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे करें? इजी है। अगर आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ रही है तो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लग जाता है, तो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए देखते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टू इंक्रीज कंपनीज लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंपनी की लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, उसको इंक्रीज करना, मतलब कि कंपनी की लॉन्ग टर्म में गुडविल अच्छी हो, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो, यही हम चाहते हैं। सेकंड थिंग, शेयर होल्डर्स वेल्थ। पहली तो हमने लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू पढ़ी जिसमें गुडविल, ग्रोथ, एक्सपांशन जैसी बातें करी। सेकंड थिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। सर शेयर होल्डर्स वेल्थ यानी क्या शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ रहा है? मान लीजिए आज आपने टीसीएस कंपनी के शेयर्स खरीदे, एक शेयर आपने खरीदा, मान लेते 10,000 का एक शेयर है, यह आपने खरीदा, आज खरीदा 2024 में, और एक साल बाद 2025 में अगर ये शेयर की वैल्यू 12,000 हो जाती है तो क्या आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी? जी हां, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। 2,000 रुपए से अगर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मीन्स टीसीएस कंपनीज मूविंग थ्रू अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ओके, इज इट फाइन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब साथ साथ आप इसे कंपैरिजन भी करते जाइए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, किसी चीज से मतलब नहीं था। यहां पर हमें कंपनी के एक्सपांशन, ग्रोथ जैसी चीजों से मतलब है। साथ ही साथ हम हमारे शेयर होल्डर्स से भी मतलब है कि भैया हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा, जिन लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया, हम पर भरोसा किया, क्या हम उन्हें बेनिफिट दे पा रहे हैं? क्या हमने उन्हें कुछ रिटर्न में दिया है? हमने इस चीज का भी ध्यान रखा है। ठीक है, चलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसके कुछ पिलर्स है। एग्जाम्पल फर्स्ट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मींस सर यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है। किस चीज का कॉन्सेप्ट लगाया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एनपीवी से मतलब क्या है?
एनपीवी से सीधा सा मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कि भैया जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो पैसा हमारे पास एज ए रिटर्न, एज ए प्रॉफिट, एज ए रेवेन्यू आ रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और जो पैसा हमारे पास गया उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो पैसा आज से 10 साल पहले हमने कैपिटल में लगाया था, पूंजी में लगाया था, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, और जो आज हमें रिटर्न आ रहा है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, या जो कल हमें रिटर्न आएगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है। इन दोनों को जब डिडक्ट करेंगे तो एनपीवी आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा दिया हमने, और प्रॉफिट भी निकाला, नेट वर्थ वो निकाली हमने जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट किया है। ठीक है, टैब देखो, इनफ्लो और आउटफ्लो, जो पैसा अंदर आया और जो बाहर गया, जो खर्चा किया और जो इनकम हुई, उन दोनों को हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया, टाइम वैल्यू के साथ डिसाइड किया, और फाइनल हमने प्रॉफिट निकाला जिसे एनपीवी कहा है। ठीक है, तो अगर हमारी एनपीवी बढ़ रही है, अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी एनपीवी को क्या कर रहा है, अगर हमारी एक्टिविटी पॉजिटिव एनपीवी है, सी अगर कोई भी बिजनेस पॉजिटिव एनपीवी में चल रहा है, मतलब उसकी वेल्थ का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है सर। साथ ही साथ इसका मतलब क्या है, वेल्थ क्रिएशन मींस इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि आपके मार्केट के जो शेयर्स है, आपके शेयर्स जो मार्केट में पब्लिक के पास है, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उन लोगों के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। जी हाँ, यही तो हम चाहते थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। सेकंड चीज, अगर नेगेटिव एनपीवी है, मतलब अगर आपका एनपीवी कम हो रहा है, एनपीवी कम कैसे होगा, पैसा कम आ रहा है और जा ज्यादा रहा है। आपके पास 100 रुपए रहे और जा 102 रुपए रहे, 2 रुपए का नुकसान हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव चली गई। और जैसे ही नेगेटिव एनपीवी आएगी, समझ लेना आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट योर वेल्थ इज डिस्ट्रॉइंग कंटिन्यूअसली एंड विच लीड्स टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, जिसकी वजह से आपके मार्केट के जो शेयर्स है उनकी वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, ये एक फैक्टर रहा। सेकंड फैक्टर जो है इंक्रीज इन शेयर वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया, हाईली कनेक्टेड है। तीसरी चीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क फैक्टर को ये रिकॉग्नाइज करके चलता है। देखो ये दोनों फैक्टर को रिकॉग्नाइज करके चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क फैक्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बता दिया, और उसी से जुड़ा हुआ है रिस्क फैक्टर, कि भैया आज अगर हम बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आने वाले कल में हमें कितनी चीज़ों का लॉस हो सकता है, उसका हम प्रोविजन बना लेंगे। ठीक है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कैलकुलेट किया है कि फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये भी तो रिस्क कैलकुलेट कर ली हमने, कि फ्यूचर के रिस्क को काट दिया, इन्फ्लेशन के रिस्क को काट दिया, उसके बाद आज फाइनल डिसाइड किया कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये रहा रिस्क फैक्टर। लगभग हमने सारी चीजें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कवर नहीं करी है वो हमने यहां कवर कर दी। दो चीजें थी, रिस्क फैक्टर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो दोनों हमने यहां कवर करने का प्रयास किया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। बेनिफिट्स हमने देख लिए। पहला बेनिफिट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये रिकॉग्निशन देता है, रिस्क फैक्टर को रिकॉग्निशन देता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, आपके शेयर्स जो मार्केट में पब्लिक के पास हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है या नहीं, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजी होता है समझने में। इन्वेस्टर्स, अगर आपके मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टर्स आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं सर, इसका मतलब है आपके डिसीजन अच्छे हैं और उस डिसीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स आपको ट्रस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हम ये बात फाइनली कह सकते हैं कि कुछ भी तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है सुपीरियर नहीं है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मच मोर सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा सुपीरियर रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, लेकिन अभी भी ड्यू टू अनअवेयरनेस, जागरूकता की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण आज भी मैक्सिमम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो मेरा मानना है कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलना चाहिए और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में मैं प्रतीक आपको यहीं से अलविदा करता हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.